अंग्रेजी साहित्य का इतिहास सुनने में शायद थोड़ा अकेडमिक सा लगे, है ना? हाँ, थोड़ा लगता है। लेकिन विलियम जे लॉन्ग का जो नजरिया है वो इसे काफी दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल। उनकी एक किताब थी 1909 की। हाँ हाँ। वो कहते हैं कि साहित्य और खासतौर पर कविता वो किसी भी समाज के नैतिक और आध्यात्मिक सफर का आईना होती है। बिल्कुल, एक तरह का प्रतिबिंब। तो आज हम इसी नजरिए से देखने वाले हैं कि अंग्रेजी कविता कैसे विकसित हुई। हाँ, लॉन्ग का मानना था कि हर युग की जो कविता है ना, वो उस युग की आत्मा को आवाज देती है। तो हम यही देखेंगे कि आत्मा कैसे बदली अच्छा, प्राचीन अंग्रेजी काल से लेकर मतलब आज तक। चलिए तो फिर शुरू करते हैं प्राचीन अंग्रेजी यानी एंग्लो सैक्सन युग से। ये लगभग 450 से 1066 तक का समय। हाँ, यहाँ का माहौल कैसा था? कहते हैं वीरता और आस्था मुख्य भाव थे। बिल्कुल। इस दौर की कविता में आपको अक्सर युद्ध, वफादारी और भाग्य, वो जिसे वॉयर्ड कहते थे, ऐसे विषय मिलेंगे। अच्छा, वायर्ड। हाँ, और बेवुल्फ तो खैर सबसे बड़ा उदाहरण है ही। भाषा भी थोड़ी अलग थी, तुकबंदी कम थी, अनुप्रास मतलब एलिट्रेशन ज्यादा था। हाँ, वो अक्षरों की ध्वनि बार बार आना। सही। और कैनिंग्स का इस्तेमाल होता था। जैसे मान लीजिए समुद्र को कहना है तो वेल रोड। अरे वाह! वेल रोड, हाँ, ये उस दौर की कल्पना दिखाता है। तो लॉन्ग के हिसाब से ये कविता उस वक्त के मतलब साहसी और ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों की सीधी सच्ची राष्ट्रीय आत्मा थी। दिलचस्प है। मतलब कविता की बनावट भी भाव से जुड़ी थी। पर फिर 1066 में नॉर्मन विजय हुई, उसके बाद तो काफी कुछ बदला होगा। हाँ, बिल्कुल। मध्य अंग्रेजी युग जो है 1066 से 1500 तक, उसमें फ्रेंच प्रभाव साफ दिखता है। अच्छा। कविता में तुकबंदी मतलब राइम वो ज्यादा आम हो गई। और इसी दौर में आते हैं जेफरी चौसर। चौसर, द कैंटरबरी टेल्स वाले। वही। लॉन्ग तो उन्हें पहला महान अंग्रेजी कवि मानते हैं। क्यों? ऐसा क्या खास था? क्योंकि उन्होंने पहली बार कह सकते हैं आम लोगों को, उनके रोजमर्रा के जीवन को, उनकी चिंताओं को, उनकी मजेदार बातों को, उन सबको कविता में उतारा, एकदम जीवंत कर दिया पूरे राष्ट्रीय जीवन को। समझ गई। अच्छा, चौसर के बाद तो फिर वो दौर आया होगा जिसे लॉन्ग स्वर्ण युग कहते हैं, पुनर्जागरण युग, 1500 से 1660। हाँ, बिल्कुल, स्वर्ण युग। और इसकी वजह है कल्पना, रचनात्मकता, आदर्शवाद, इन सब का जबरदस्त उभार। अच्छा। नए नए काव्य रूप आए, जैसे सोनेट, वॉइट, सेरे और शेक्सपियर तो हैं ही। हाँ, शेक्सपियर के सोनेट तो मशहूर हैं। बिल्कुल। और नाटकों में मार्लो और शेक्सपियर ने मुक्त छंद यानी ब्लैंक वर्स का कमाल का इस्तेमाल किया। फिर स्पेंसर की द फेरी क्वीन है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। बड़े बड़े नाम है ये तो। हाँ, और ये रचनाएं प्रेम, सौंदर्य, नैतिकता, धर्म जैसे बड़े सवालों से जूझती हैं। तो ये वाकई कल्पना और आप कह सकते हैं ऊंची नैतिक सोच का संगम था। लेकिन कल्पना की ये उड़ान हमेशा तो नहीं चलती रही होगी। नहीं नहीं। पुनर्स्थापन और 18वीं सदी में क्या हुआ? 1660 से 1789। सही पकड़ा। इस दौर में जोर थोड़ा कल्पना से हटकर तर्क और व्यंग्य पर आ गया। समाज, राजनीति, नैतिकता, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अच्छा। कविता में वीर छंद, हेरोइक कॉपलेट्स बहुत चले। दो दो पंक्तियों के तुक वाले छंद। जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप ये इसके उस्ताद थे। तो मतलब कविता थोड़ी ज्यादा सधी हुई, अनुशासित हो गई। हाँ, कह सकते हैं। लॉन्ग मानते हैं कि इस युग में गद्य यानी प्रोज का बोलबाला ज्यादा था, लेकिन फिर भी कविता ने समाज को आईना दिखाने का अपना नैतिक काम नहीं छोड़ा। और फिर आया रोमांटिक युग, 1789 से 1832। फ्रांसीसी क्रांति का असर, भावना और प्रकृति पर जोर, ये तो पिछले युग से एकदम उलट लगता है। हाँ, ये एक तरह की प्रतिक्रिया थी। पिछली सदी की जो तर्क वाली थोड़ी बनावटी सी शैली थी ना, हाँ, इससे उसके खिलाफ एक आत्मिक आंदोलन कहते हैं। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, इन कवियों ने व्यक्तिगत भावनाओं, अंदरूनी अनुभव और प्रकृति की सुंदरता, इनको अपनी कविताओं का केंद्र बनाया। मतलब दिल की आवाज ज्यादा सुनी जाने लगी। बिल्कुल, बाहरी नियमों से ज्यादा अपनी सच्ची भावनाओं को आवाज देना, ये कविता का एक तरह से भावनात्मक पुनर्जन्म था। इसके बाद के युगों की भी बात कर लेते हैं। विक्टोरियन युग था, 1832 से 1901। इसमें कर्तव्य और संदेह की बात क्यों आती है? देखिए, ये औद्योगिक क्रांति का दौर था, वैज्ञानिक तरक्की हो रही थी, जैसे डार्विन के सिद्धांत आए। हाँ, उससे तो काफी हलचल हुई होगी। बिल्कुल,
पुराने विश्वासों पर सवाल उठने लगे तो डेनिसन और ब्राउनिंग जैसे कवियों की रचनाओं में आपको ये तनाव दिखेगा। एक तरफ पारंपरिक कर्तव्य, नैतिकता, दूसरी तरफ नया ज्ञान और उससे पैदा होता संदेह, विश्वास का संकट। कविता इसी दुविधा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर आधुनिक युग 1901 से आगे, इसमें खंडितता और पहचान का क्या मतलब है? 2 विश्व युद्ध हो गए, समाज बहुत तेजी से बदला, शहरीकरण हुआ। इन सब ने जैसे व्यक्ति को अकेला कर दिया, अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस कराया। अच्छा। तो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड है या W.B. ईट्स की बात की कविताएं, वो इसी बिखराव, अर्थ की तलाश, पहचान के संकट को दिखाती हैं। कविता भी अक्सर ज्यादा जटिल, सांकेतिक हो गई। हाँ। वो उस टूटे हुए अनुभव को व्यक्त करने का शायद एक तरीका था। तो अगर हम लॉन्ग के नजरिए से देखें तो अंग्रेजी कविता का ये पूरा सफर, ये सिर्फ शैलियों का बदलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक समाज की सोच, उसकी आत्मा की कहानी है ना? वीरता और आस्था से शुरू होकर तर्क, भावना, संदेह है, और फिर आज का आत्ममंथन। बिल्कुल सही कहा। बियोवुल्फ से लेकर द वेस्टलैंड और उसके भी आगे, हर कविता अपने समय के सच को, उसकी चिंताओं, उसकी उम्मीदों को समझने का एक झरोता है। लॉन्ग ने कहा कि कविता हर युग की आत्मा को पकड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब साहित्य के इतने सारे रूप हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, शायद सोशल मीडिया भी, हाँ, बहुत कुछ है। तो हमारे समय की आत्मा को कौन सा रूप सबसे बेहतर ढंग से पकड़ रहा होगा, ये एक सवाल है।